गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज के समय आप लोग जान रहे होंगे कि जो युद्ध चल रहा है इसराइल यूएसए का ईरान के साथ, उसकी वजह से दुनिया भर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है। भारत में भी देखो थोड़ी समस्या हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। कुछ हद तक हमारी जो एलएनजी सप्लाईज हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में, एंड इसी तरह से एक जो इम्पोर्टेंट और इशू है वो है हमारे फर्टिलाइजर्स का भी। अब इसी बीच में क्या होता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांटुरोव, इनकी यहाँ पर मीटिंग होती है दरअसल में नई दिल्ली में। ये जो रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं ये 2 दिन के भारत विजिट पे थे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चर्चा हुई। एंड इस डिस्कशन में ये आपका सामने निकल कर आया कि आपस में मिलकर कैसे हम इंश्योर करें कि भारत को फर्टिलाइज़र की सप्लाई अच्छे से मिलते रहे। एंड साथ साथ जो तेल हो गया या एलएनजी सप्लाईज हो गया, इसके लिए भी रशिया रेडी है भारत को और चीज़ें सप्लाई करने के लिए, सो दैट भारत के अंदर इन सब चीज़ों की शॉर्टेज ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें यूरिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र बन जाता है भारत के किसानों के लिए, उसके लिए भी यहाँ पे एक जॉइंट प्रोजेक्ट होगा ताकि इसको भी हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएँ। तो क्लियरली देखो हो क्या रहा है कि जैसे इस साल ब्रिक्स का समिट होना है भारत के अंदर और साथ ही साथ इंडिया रशिया एनुअल समिट होना है रशिया के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पर ये तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। इवन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो भी यहाँ पे पास में मिले। तो कहीं न कहीं भारत और रशिया इस क्राइसिस के टाइम के ऊपर आपस में साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि दोनों देश इसको अच्छे से डील कर पाएँ। दोस्तों, डेट है आज की 4 अप्रैल 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। देखो, एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि रफली 50 दिन अब बचे हुए हैं जो लोग इस बार 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं। तो देखो बहुत कम टाइम है, अगर आप इस बार का प्रीलिम्स दे रहे हो तो प्लीज़ इंश्योर ये करना कि आप अपना इस टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट दें एंड एट द सेम टाइम सही डायरेक्शन में काम करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू गो आफ्टर मल्टीपल सोर्सेज कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। अब जो टाइम है वो मोस्टली आपका टाइम रिवीजन का है और साथ ही साथ अपने पीवाईक्यूज़ के साथ साथ अपने मॉक्स अटेम्प्ट करने का है, ताकि उनको हम देकर हम ये सीख पाएँ कि कहाँ पर हमारी कमियाँ हैं, उनको कैसे सुधार सकते हैं। 50 दिन है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बट कोशिश ये करनी है कि इन दिनों को जितना हम प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज़ कर पाएँगे, उतना ही हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने आने वाले प्रीलिम्स के अंदर। राइट, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूँ कि हमारी टीम के द्वारा जो प्रारंभ 2029 है, वो लॉन्च किया गया है इंग्लिश और हिंदी माध्यम के अंदर। तो जो भी बच्चे अपने ग्रेजुएशन में हैं, वो यहाँ पे इस बैच के अंदर एनरोल डेफ़िनिटली कर सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे एक फ़ेज़्ड मैनर के अंदर यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगी। तो पहले ईयर के अंदर आपकी एनसीईआरटीज़ हो जाएँगी, दूसरे साल में आपको जीएस की क्लासेज़, आपकी सीसेट क्लासेज़, एस्से आंसर राइटिंग वो पूरा कंप्लीशन हो जाएगा और तीसरे साल के अंदर आपका ऑप्शनल और साथ-साथ आपकी रिवीजन जो टेस्ट सीरीज़ होंगी, वो यहाँ पर शेड्यूल आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 अप्रैल तक यहाँ पे इस पर्टिकुलर बैच में एनरोल करते हैं, उनको इसके साथ पीडब्ल्यू ऑफिसर्स बैग भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप इनमें एनरोल कर सकते हैं और आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक्स, आपकी वर्क बुक्स, इनकी हार्ड कॉपीज़ आपको मिल जाती हैं और आपकी जो यूपीएससी वाला बुकलेट्स हैं, इनकी भी आपको हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुँच जाती है। तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है यशोदा एंड कृष्णा पेंटिंग बाय राजा रवि वर्मा। थोड़ा इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या है, आखिर क्यों ये न्यूज़ में था। देखो, अभी पता क्या हुआ है, ये जो आप पेंटिंग देख पा रहे हो ना यहाँ पर, दरअसल में इसको सेल किया गया है फॉर 167 करोड़। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देखो, इंडियन पेंटिंग के लिए इतना दाम, सबसे बड़ा दाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पास्ट में पता क्या था, जो एम एफ हुसैन जी की पेंटिंग थी ग्राम यात्रा, उसको यहाँ पे पहले 118 करोड़ हाईएस्ट था, पर अब यहाँ पर इस पेंटिंग को 167 करोड़ यहाँ पे मिला है। अब सवाल आता है कि ये क्या खास क्या है इस पेंटिंग के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो पेंटिंग है ना, ये दरअसल में राजा रवि वर्मा जी की पेंटिंग है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोगों ने अपनी आर्ट एंड कल्चर के अंदर राजा रवि वर्मा जी के बारे में सुना होगा। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, जब हम बात करते हैं ना राजा रवि वर्मा जी की, ये 19th सेंचुरी के इंडियन पेंटर थे केरला से और इनको मॉडर्न इंडियन आर्ट का पायनियर माना जाता है।
सवाल आता है इन्होंने ऐसा क्या खास किया। देखो, इन्होंने दरअसल पता क्या किया, जो हमारे हिंदू माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका रामायणा है, महाभारत है, आपके पुराण हो गए, उनको कंबाइन किया किसके साथ, यूरोपियन रियलिज्म के साथ। अब आप सोचेंगे यूरोपियन रियलिज्म इसका मतलब क्या। देखो, यूरोपियन रियलिज्म में ना आप इस्तेमाल करते हो ऑयल का, जैसे आप ऑयल पेंटिंग बनाते हो, इसके साथ साथ आप उसमें शेड्स करते हो, एक पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश करते हो। तो इससे हुआ पता क्या, कि ये जो मिक्सचर आपको देखने को मिला, दोनों का ब्लेंड देखने को मिला ना, भारत की माइथोलॉजिकल थीम्स और यूरोपियन एकेडमिक रियलिज्म का, इससे जो भी अलग-अलग भगवान थे, हमारे गॉड्स गॉडेसेस थे, उनको हमने और भी ह्यूमन की तरह यहाँ पे दिखाया। बहुत ज़्यादा जान दिखती है उन पर्टिकुलर पेंटिंग्स के अंदर। ऐसा लगता है कि जो ना पेंटिंग है वो उभर के सामने आ रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लक्ष्मी जी, सरस्वती माता, ठीक है, शकुंतला, तो इन सबको यहाँ पे उन्होंने पोर्ट्रे किया। तो इनके कुछ बहुत ही फेमस पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे एक फेमस पेंटिंग है शकुंतला, दमयंती हो गया, इवन लेडी विद फ्रूट जो है, इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है। तो कहीं न कहीं ना बहुत ही आपका रियलिज़्म इनकी पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। हर पेंटिंग के अंदर बहुत ही फाइन डिटेलिंग है, उनके एक्सप्रेशन, उनका पोस्चर, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बहुत ही रियलिटिकल रियलिज़्म के साथ यहाँ पे उसका लिंकेज है। और एट द सेम टाइम इन्होंने एक प्रेस भी एस्टैब्लिश करी। ये प्रेस की रेवोल्यूशन लाने वाले पर्सन थे, क्योंकि इन्होंने अपनी पेंटिंग्स को मास लेवल के ऊपर यहाँ पे प्रोड्यूस किया और आम लोगों तक यहाँ पर अपने आर्ट को एक्सेसिबल बनाया। एक तरह से आप कह सकते हो कि जो रिलीजियस इमेजेस थी ना, इनको डेमोक्रेटाइज़ किया इनके द्वारा। तो डेफ़िनेटली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, और इनको जो टाइटल मिला ये जो राजा का ना, जो राजा रवि वर्मा जी को, ये प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर के द्वारा यहाँ पे दिया गया, ठीक है। देखो, एक बार मुझे भी मौका मिला था बहुत साल पहले कि मैं गया था विज़िट करने, तो इनका एक म्यूज़ियम भी है, तो इनके म्यूज़ियम में बहुत शानदार पेंटिंग्स वहाँ पे बनी हुई हैं, तो पूरी उसकी हिस्ट्री यहाँ पे डिपिक्ट होती है। तो मैंने भी खुद अपनी आँखों से इनकी पेंटिंग्स बहुत सारी देखी हुई हैं। अब ये जो पेंटिंग है ना, ये जो 167 करोड़ की है, ठीक है ना? तो इसमें क्या हुआ, इसमें देखो जो माँ यशोदा हैं और जो बाल कृष्ण आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उनके बीच का जो माँ और पुत्र का जो प्यार होता है, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो माँ यशोदा हैं, वो अपने काम में लगी हुई हैं, अपना कुछ काम कर रही हैं, और जो कृष्ण हैं, वो यहाँ पर उनसे यहाँ पे मिल्क यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे इस ग्लास में आप मिल्क दीजिए। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि इसी पर्टिकुलर पेंटिंग में आपको इंडियन माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट, ठीक है, और साथ-साथ आपके जो यूरोपियन रियलिज़्म का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ व्हाई दिस पेंटिंग इज़ इन द न्यूज़। आगे आएँगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है एनसीईआरटी एज़ डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब ये टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, उसके द्वारा एक नोटिफ़िकेशन इश्यू किया गया, जिसके माध्यम से आपका जो एनसीईआरटी, दैट इज़ नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको यहाँ पर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर के ऊपर यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया गया। अब सवाल आएगा कि सर इससे फ़र्क क्या पड़ता है, कि अगर मान लीजिए हमने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे हमने एक तरह से डिक्लेयर कर दिया। देखो, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। हुआ पता क्या है कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की, ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को बोलता है कि इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है? जहाँ पर देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अपने कोर्सेज़ ऑफ़र करने हैं, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वो उनके पास ये स्टेटस होना चाहिए। अब ये स्टेटस कौन देता है? ये स्टेटस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूजीसी अंडर द सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956, ठीक है? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस होता है, वो एनसीईआरटी हेडक्वार्टर्स को, 6 रीजनल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर अप्लाई होगा, और ये स्टेटस तब इनको यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, अगर ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की यहाँ पे बात आपका जो है वो फुलफिल करते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी को क्यों दिया गया? हम तो जानते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स छपती हैं, एनसीईआरटी तो और इस तरह के काम करता है बुक्स के रिगार्डिंग, तो फिर एनसीईआरटी को यहाँ पर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी देने का क्या फ़ायदा? तो आप इस बात को समझो कि जो एनसीईआरटी है, वो स्कूल एजुकेशन के ऊपर फ़ोकस करती है, राइट? वो टीचर ट्रेनिंग के ऊपर फ़ोकस करती है। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं टीचर एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर हो। तो यूजीसी को ऐसा मतलब ऐसा लगा कि अगर हम एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का एक स्टेटस देंगे, उससे टीचर एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर होगी। इसके साथ ही साथ आप सब लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में सुना है? बिल्कुल। अब उसमें फ़ोकस क्या है? उसमें हमने बोला है कि जो टीचर एजुकेशन है ना, उनके लिए यहाँ पे
4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम होगा, राइट। अब जैसे एनसीईआरटी को डीम स्टेटस ये मिला, अब वो डायरेक्टली ऐसे जो कोर्सेज हैं, डायरेक्टली ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं, वो ऑफर कर सकते हैं। मतलब वो अपने पास क्या कर सकते हैं, 4 साल के बीएड प्रोग्राम्स को अब वो लॉन्च कर सकते हैं। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक फोकस मत करो, सिर्फ ये मत कहो कि आपने करिकुलम बना दिया। हम चाहते हैं कि आप अपने प्रोग्राम्स वगैरह भी यहाँ पे रन करो। हम चाहते हैं कि भारत के अंदर रिसर्च बेहतर हो। हम चाहते हैं कि और लर्निंग आउटकम्स के ऊपर फोकस हो। तो इसके लिए जो एनसीईआरटी है ना, वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन के तौर के ऊपर अच्छा काम कर सकता है। कंटेंट डेवलपर तो है, ये कंटेंट तो आप बना ही रहे हो, पर हम चाहते हैं कि रिसर्च के अंदर आप और भी अच्छा हो, और इसीलिए हमने यहाँ पर ये बदलाव किया है। अब इसके माध्यम से क्या होगा, जो एनसीईआरटी होगा वो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, एनसीईआरटी में भी अब बीएड के प्रोग्राम्स, एमएड के प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम्स, ये सब चलेंगे। 4 ईयर प्रोग्राम जो होगा मैंने आपको बताया। तो इससे कहीं न भारत के अंदर भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर हो पाएगी, एंड इस तरह से हम भी अलग-अलग दूसरे देशों की तरह फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कोलैबोरेट कर पाएँगे। तो ये सारे फ़ायदे हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये सारी रिकमेंडेशंस दी गई थी जब आपने एक एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, उसके बाद यूजीसी ने यहाँ पर अप्रूवल दिया, एंड अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पर एनसीईआरटी को ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है यहाँ पे कर दिया है। अब कुछ कंडीशंस हैं कि अब क्योंकि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गए हो, तो एनसीईआरटी अब यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ या प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब जो भी ये प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च करेंगे, वो वैसे ही होंगे जैसा कि यूजीसी नॉर्म्स इनको यहाँ पे बताएगा। तो नए-नए प्रोग्राम्स आप लॉन्च कर सकते हो, पर वो यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से ही होंगे। ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी इससे क्या होगा, इससे कहीं न कहीं जो एनसीईआरटी है, वो अपने एरियाज़ के आगे भी जाके एक्सपेंड करेगा, ठीक है? बहुत सारे अलग-अलग तरह के प्रोग्राम्स जो हैं, पीएचडी प्रोग्राम, बीएड प्रोग्राम, एमएड प्रोग्राम, उनको लॉन्च करेगा। तो ये सारे फ़ायदे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। इनफैक्ट ना, क्योंकि एनसीईआरटी खुद के भी अपने-अपने प्रोग्राम लॉन्च करेगा, तो उनकी भी रैंकिंग हुआ करेगी। जैसे आप लोग देखते हो ना एनआईआरएफ रैंकिंग्स में कि ये कॉलेज टॉप पे है, इस तरह से ये यूनिवर्सिटी ऊपर है या नीचे है, उनकी रैंकिंग्स आती है ना, तो सेम रैंकिंग्स यहाँ पे उन रैंकिंग्स में एनसीईआरटी का भी पार्टिसिपेशन होगा। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होता है, कि मान लो आपने 1 साल का कोर्स कहीं पे कर लिया, तो आपके पास क्रेडिट बैंक के अंदर आपके पास कुछ क्रेडिट आ जाते हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी के लिए भी एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि वो भी अब यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुका है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए एनसीईआरटी एज़ डीम्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में। आगे आएँगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड। थोड़ा इसको समझते हैं कि आखिर इस टॉपिक का मीनिंग क्या है। देखो, इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा एआईएफ, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, जिन लोगों ने इकॉनमी पढ़ी हुई है अच्छे से, उनको पता होगा एआईएफ के बारे में। होता पता क्या है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये एक तरह के प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं। अब आप सोचेंगे इसका मतलब क्या? देखो, सिंपल सा मतलब है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों का जो पैसा होगा ना, वो यहाँ पर इकट्ठा होगा, और ये पैसा जो होगा, ये अलग-अलग जगह यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो म्यूचुअल फंड की तरह लग रहा है, ये तो स्टॉक्स की तरह लग रहा है। जवाब है नहीं। ये जो आपके स्टॉक्स होते हैं या आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनको हम लोग एक तरह की ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ठीक है? पर यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ एआईएफ की, ये एक तरह की अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है। मतलब यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्टॉक्स वगैरह के अंदर आपका नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास और अन्य-अन्य प्रकार की आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होंगी। सवाल आता है किस प्रकार की? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट इक्विटी में, जैसे रियल एस्टेट में, हेज फंड्स के अंदर, वेंचर कैपिटल, उनमें यहाँ पर ये पैसे को लगाया जाएगा। और इसमें भी ना कुछ क्लासेस होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पहली कैटेगरी होती है कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब यहाँ पर जो पैसा होता है, वो हो सकता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, जो छोटी आपकी कंपनीज़ होती हैं, उनके लिए यहाँ पे पैसा दिया जा पाए, या फिर आपके जो अर्ली एज स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप्स अभी बिल्कुल शुरू ही हुए हैं, उनको यहाँ पे दिया जा सकता है। फिर सोशल वेंचर फंड्स के अंदर यहाँ पे हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, मान लो आप रोड्स, ब्रिजेस, रिन्यूएबल एनर्जी, उनके लिए। तो ये सारे आते हैं कैटेगरी 1 के अंदर। फिर आते हैं कैटेगरी 2। इनमें क्या आ जाता है, इनमें जैसे आपका रियल एस्टेट फंड आ गया, प्राइवेट इक्विटी फंड आ गया, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एस्टेब्लिश कंपनीज़ के अंदर उनकी ग्रोथ के लिए, उनके एक्सपेंशन के लिए पैसा देना है। फिर फंड ऑफ फंड्स, ठीक है? ऐसे फंड्स जो और बाकी और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर आपका इन्वेस्ट करें,
ठीक है ना। तो ये सारे कैटेगरी 2 में आ जाते हैं। फिर आते हैं कैटेगरी 3, ये थोड़े रिस्की हो सकते हैं, हेज फंड्स, ठीक है, जैसे शॉर्ट सेलिंग हो गया, लेवरेज हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, उनमें ये सब आते हैं कैटेगरी 3। अब पॉइंट पता क्या है, हमने एक अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड बनाया है, ठीक है। अब ये जो वेंचर कैपिटल फंड है ना अंतरिक्ष, ये दरअसल में कैटेगरी 2 एआईएफ है, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होगा, देखो आप नाम सुन रहे हो ना अंतरिक्ष, तो होगा पता क्या, कि जो भी हमारे अलग अलग तरह के हमारे स्टार्टअप्स हैं, मान लेते हैं कि वो काम कर रहे हैं अपने स्पेस सेक्टर के अंदर, तो स्पेस सेक्टर के अंदर उनको बहुत सारा पैसा चाहिए होगा काम करने के लिए, तो बिल्कुल उनको यहाँ पे पैसे की कोई दिक्कत ना हो, ऐसे हमारे स्पेस टेक के स्टार्टअप्स को पैसा मिलता रहे, उसके लिए भारत के द्वारा यहाँ पे अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड यहाँ पे बनाया है, और ये 2027 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए तो लगभग ये 1000 करोड़ का लफली आपका ये जो फंड है ये होगा। और यहाँ पर जो इन स्पेस है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसका इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। मैं थोड़ा इसके बारे में और भी डिटेल आगे बताऊंगा। बाकी इसको मैनेज कौन कर रहा है, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, ये जो फंड है ना इसको ये मैनेज कर रहा है, और इससे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगी, और भारत स्पेस सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। अब यहाँ पर ना एक वर्ड यहाँ पे मेंशन है, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 एंड अबव। आप सोच रहे हो कि इसका मतलब क्या है। देखो पैसा तो देना है स्टार्टअप्स को जो स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं किसी भी रैंडम स्टार्टअप को दे दिया, नो। यहाँ पर वो स्टार्टअप्स को देंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा काम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्चुअली पता क्या होता है, टेक्नोलॉजी रेडीनेस के भी अलग अलग लेवल होते हैं। कहने का मतलब, मान लो सिर्फ एक आइडिया आया आपका, ठीक है, तो वो लेवल 1 हो गया। फिर उसका थोड़ा टेक्नोलॉजी आपने थोड़ी सोच ली, फिर उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपने सोचा कि यार थोड़ा उसको अप्लाई करके देखते हैं, तो अप्लाई भी थोड़ा बहुत हो गया, पर अभी बड़े स्केल के ऊपर नहीं किया। बड़े स्केल की बारी आती है आपका थोड़ा 4 के बाद, तो यहाँ पर ना आपने उसको थोड़ा पार्शियल स्केल उसका बना लिया, फिर उसको और आगे आगे जितना बड़ा होता रहता है ना, वो आपकी टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल बढ़ती रहती है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपने अभी बस आइडिया ही है आपके पास और आपको पैसा दे देंगे, नहीं। आपको थोड़ा-सा उसको यहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट करके बताना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे पैसा मिल सकता है, ताकि ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं पर भी हम पैसा वेस्ट करते रहें, राइट? और जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल किसका रहने वाला है, इन स्पेस का। इन स्पेस क्या है अब? इन स्पेस दरअसल में क्या है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक आपको एजेंसी, आपको इसके साथ लिंक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ना ये प्राइवेट कंपनीज की एक्टिविटीज़ को परमिशन देती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट स्टार्टअप है, वो चाहता है इसरो के एसेट्स का इस्तेमाल करना, कोई लॉन्चिंग वगैरह करना चाहता है, या प्राइवेट प्लेयर को कुछ और मदद चाहिए, तो वहाँ पर इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी इन स्पेस के रिगार्डिंग और अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है रिगार्डिंग हेल्थ इनोवेशन एक्सिलरेशन हैकाथॉन। अब पहली चीज़ तो आप बताओ, क्या आप लोग हैकाथॉन का मतलब समझते हो? हैकाथॉन का मीनिंग बहुत सिंपल होता है। जैसे मान लो मैं हूँ, आप हैं, ऐसे बहुत सारे हम लोग आए और हम लोगों को इनवाइट किया गया। इनवाइट किया गया एक कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब क्या होगा, मैं अपना सॉल्यूशन दूँगा, आप अपना सॉल्यूशन दोगे, हम सब लोग अपने-अपने सॉल्यूशन बताएँगे, बहुत सारे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम को। फिर जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर गया, कहीं न कहीं बहुत अच्छे सॉल्यूशन के साथ उसको कुछ अवार्ड मिल जाएगा। इससे फ़ायदा पता क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो इनोवेशन इम्प्रूव होता है, और हमारे सामने जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको हम सॉल्व कर पाएँगे, और उससे जो प्रॉब्लम के लिए एक प्रॉपर निपटारा मिल पाएगा। अब ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर देखने को मिलती हैं। इसीलिए यहाँ पर इंडिया एआई जो कि आता है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत, और साथ में आपका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा एक हेल्थ इनोवेशन एक्सेलेरेशन हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज करवाया गया, ताकि एआई का इस्तेमाल करके हम हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जो भी रेगुलेटरी वर्कफ्लोज हैं उसको आसान कर पाएँ, और उससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो पाए। तो 2 स्टेजेस के अंदर ये हैकाथॉन हुई। पहले केस में पार्टिसिपेंट्स को कुछ एआई टूल्स डेवलप करने के लिए बोला गया, फिर उनमें से जो टीम्स शॉर्टलिस्ट हुई, उन्होंने सीडीएससीओ के जो डेटा सेट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके इस प्रोसेसिंग को और फास्ट किया। तो इससे पता क्या हुआ, इससे कोशिश ये है कि ऑटोमेशन हमारा बढ़ेगा, प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं वो तेज़ी से यहाँ पे हो पाएँगे। तो जो भी इन्होंने पार्टिसिपेशन किया उसमें विनिंग टीम को 10 लाख रुपए मिले। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें ना, कि अगर उनका आइडिया अच्छा था, तो उनको
अप्लाई करने के लिए, उनको प्रैक्टिस में लाने के लिए 50 लाख रुपए का भी यहाँ पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी सेकंड और थर्ड वालों को 7 लाख और 3 लाख का अवार्ड, और जो महिलाओं की टीम है, ऑल वुमेन जो टीम है, उनको 5 लाख रुपए का अवार्ड यहाँ पे देखने को मिला, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं हेल्थ इनोवेशन एक्सेलेरेशन हैकाथॉन के बारे में। बाकी थोड़ा-सा आपको सीडीएससीओ के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि इंडिया एआई और आपका सीडीएससीओ उन्होंने मिलकर ये काम किया है। तो सीडीएससीओ की जब हम बात करते हैं ना, ये भारत की नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस का रेगुलेशन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, दवाइयाँ खराब क्वालिटी की नहीं होनी चाहिए मार्केट के अंदर, उनकी सेफ्टी, उनकी एफिकेसी, उनकी क्वालिटी देखना इसी का काम होता है। इसको बनाया गया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के माध्यम से, एंड जो ये काम करती है अंडर द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बाकी इसके हेडक्वार्टर्स आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी काम, ड्रग सेफ्टी, ड्रग्स को अप्रूव करना, नए ड्रग्स को अप्रूवल देना, क्लिनिकल ट्रायल्स को रेगुलेट करना, स्टैंडर्ड्स बनाना ड्रग्स के, जो भी मेडिसिन हम बाहर से मंगा रहे हैं उनकी क्वालिटी को मॉनिटर करना, है ना, अलग अलग स्टेट ड्रग रेगुलेटर के साथ में मिलकर काम करना, ये सारे जो काम होते हैं ये दरअसल में आपके सीडीएसयू के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट चलेंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज रिगार्डिंग आईएनएस तारागिरी। अब क्या हुआ है, आईएनएस तारागिरी जो कि एक स्टेल्थ फ्रिगेट है अंडर प्रोजेक्ट 17 ए, उसको कमीशन किया गया विशाखापट्टनम में। अब आप सोचे होंगे सर ये स्टेल्थ का मतलब क्या होता है और फ्रिगेट का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो फ्रिगेट का मतलब समझो। फ्रिगेट का मतलब होता है एक छोटी शिप। एक छोटी तो होती है ये, पर अपने आप में काफ़ी तेज़ शिप होती है, इट इज़ अ वेरी फास्ट शिप। नॉर्मली पता क्या होता है, एक छोटी तेज़ शिप को बाकी और शिप्स के साथ ट्रैवल करवाया जाता है, ताकि ये जो तेज़ शिप है यहाँ वहाँ पर बाकियों को प्रोटेक्ट कर पाए। उसको हम बोलते हैं फ्रिगेट। और जब हम बात करते हैं स्टेल्थ की, स्टेल्थ का मतलब होता है छुपा हुआ, सीक्रेट, या जिसको डिटेक्ट करना उतना आसान नहीं होता। तो ये आईएनएस तारागिरी को हमने यहाँ पे कमीशन किया, एंड इससे कहीं न कहीं भारत की जो नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो पाई हैं। दरअसल में ये जो आईएनएस तारागिरी है, ये 4th नीलगिरी क्लास की स्टील्थ फ्रिगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी, और ये प्रोजेक्ट 17 ए के अंतर्गत यहाँ पे इसको बनाया गया है। किसने बनाया है यहाँ पे? देखो, इसको बनाया गया है मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और इसको डिज़ाइन किया गया है बाय वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ऑफ इंडियन नेवी। इनफैक्ट ना, पहले भी हमारे पास तारागिरी थी, तो दरअसल में उसी का ही हमने एक नया अवतार, एक नया री-इन्कार्नेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि इसके क्या फ़ायदे वगैरह क्या हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये देखो कि ये आपकी जो फ्रिगेट है, ये आपके एयर, सरफेस और सरफेस के नीचे, मतलब पानी के सरफेस के नीचे भी यहाँ पर वॉरफेयर में इन्वॉल्व हो सकती है, राइट? एट द सेम टाइम इसमें जो बनाने के लिए जो आपकी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, तो लगभग 75% भारत में ही बने हुए सामान का हमने इस्तेमाल किया है। तो पूरी तरह से तो आत्मनिर्भर नहीं है, पर काफ़ी हद तक, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है वो भारत में ही यहाँ पे डेवलप हुए हैं, तो उससे कहीं न कहीं डिफेंस प्रोडक्शन में भी इम्प्रूवमेंट आती है। बाकी इसमें ब्रह्मोस मिसाइल है, आपकी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, बराक सिस्टम्स हैं, ठीक है? तो इससे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वेपन्स वगैरह इसके ऊपर लगे हुए हैं, तो उससे कॉम्बैट कैपेबिलिटी, लड़ाई करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये कंबाइंड डीज़ल और गैस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, एंड एट द सेम टाइम इसकी जो स्पीड है वो 30 नॉट्स तक हो सकती है। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना 1 नॉट की, तो 1 नॉट लगभग 1.85 किलोमीटर पर आवर होता है। तो 30 नॉट्स का मतलब मोटा-मोटा 55 किलोमीटर पर आवर के तक की इसकी स्पीड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी ये हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कामोव MH-60R, ठीक है ना? एंड यहाँ पर डिज़ाइन इतना शानदार है कि रडार, अकूस्टिक या हीट सिग्नेचर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो लंबे समय तक इसको यहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है। तो इससे कहीं न कहीं भारत की पानी की क्षमताएँ बढ़ जाती हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम यहाँ पे कदम बढ़ा रहे हैं, एंड इससे हमारी यहाँ पे ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ यहाँ पे इम्प्रूव हो रही हैं। तो ये कुछ बातें थी आईएनएस तारागिरी के बारे में, जो हमें पता होनी चाहिए। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था साधना सप्ताह 2026 के बारे में। तो ये क्या था? ये वीक लॉन्ग हमारा इनिशिएटिव था, जिसके माध्यम से जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं ना, हम उनकी एफिशिएंसी, उनकी कैपेसिटी, उनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं। टूरिज्म से लिंकेज नहीं है, इसका लिए स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो जाएगा। बुर्किना फासो की बात करें तो क्या प्राइम रेडियंस से पास होती है? आंसर इज़ येस, बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट राइस व्हेल के बारे में, तो देखो मैंने आपको बताया था कि इनके तो 100 से भी कम इंडिविजुअल्स हैं, और इसीलिए इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो आपको यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आर्टेमिस 2 की बात करें तो नासा का क्या ये क्रूड मिशन है?
आंसर इज़ येस, आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत पहला क्रूड मिशन ही था। दैट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये सारी बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। इसी तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।